ऑफ यू। ये आज हमारा करंट अफेयर का सेशन है और 2024 के दृष्टिकोण से जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं उनके दृष्टिकोण से ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। देखिए जीएस के पेपर 2 में एक आपका जो सिलेबस है उसमें पॉलिसी इंटरवेंशन एक टॉपिक है और पॉलिसी इंटरवेंशन के जो टॉपिक में उसमें जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है या पॉलिसी है उसके बारे में लिखा गया है कि उनके डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन उससे रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं वो सब उसके तहत पूछे जाएंगे। ये क्लियरली सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो डिज़ाइन रिलेटेड है और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए काफ़ी, और वहीं से क्वेश्चन बनेगा भी। देखिए एक वर्ष 2019 में एक योजना शुरू की गई थी जल जीवन मिशन, उसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो किसी भी योजना के जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है या उसके डिज़ाइन का पार्ट है उसका इवैल्यूएशन या कहिए असेसमेंट के लिए 5 वर्ष की अवधि काफ़ी होती है। तो इसी दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार होने जा रहा है। वर्ष 2024 में जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए जो पीटी का पोर्शन है वो मैं इसके तहत कवर नहीं कर रहा हूँ। इसमें जितना केवल मेंस के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है मैं उसी को कवर करने जा रहा हूँ। ये जो स्कीम थी ये डिमांड ड्राइवन थी, ये ध्यान रखिएगा इसका। और डिमांड ड्राइवन में भी मतलब इसका ये था कि जो डिमांड साइड है उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। लेकिन भारत में जो जल संबंधी जो डिमांड साइड का, देखिए सप्लाई साइड का तो मैनेजमेंट की काफ़ी कोशिश की गई, जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ सरकार पानी भेजने की कोशिश करती है। लेकिन डिमांड साइड का मैनेजमेंट की कोशिश जितनी की जानी चाहिए थी अभी तक वो सब प्रयास नहीं किए गए हैं। इसमें काफ़ी समस्याएं हैं और उन सभी समस्याओं को हम यहाँ देखने जा रहे हैं। मैं शॉर्ट में बताऊंगा और आप इसको जितना भी ये इसमें मिल सकेगा आपको ये पॉइंट्स आप अपना नोट्स कर लीजिएगा उसको, और वो सब आपके काम आएगा। और इसी क्वेश्चन में नहीं, जल संबंधी या कृषि संबंधी कहीं भी ये पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं भी आपको काम आएंगे। सबसे पहला है कि आपने देखा होगा एक मकान मालिक जिसके नाम मकान होता है, जिसके नाम रजिस्ट्री होती है, या कोई प्लाट का ओनर, अगर उसके स्वामित्व में कोई भूमि है तो वहाँ वो ट्यूबवेल का बोरिंग कर सकता है और पानी निकाल सकता है। इसका मतलब ये हुआ भारत में जो पेयजल का अधिकार है वो सभी लोगों को उपलब्ध नहीं है, भले ही उसको कहने के लिए हो लेकिन वास्तविक रूप में उसको उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जो भूमि स्वामित्व है जिन लोगों के पास वही ट्यूबवेल बोरिंग कर सकते हैं या समरसेबल बोरिंग कर सकते हैं और पानी निकाल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास संपत्ति का, खासकर किसी जैसे भूमि हो गई या कृषि भूमि हो गई या मकान हो गया, अगर वो अपना नहीं है, वो किराए पर रह रहे हैं, तो वो उनको ये अधिकार नहीं है कि वो बोरिंग करें और स्वेच्छा से जब उनको जरूरत हो पानी निकाल सके। तो भारत में पेयजल का अधिकार सभी के लिए सुनिश्चित नहीं है। इस चीज़ को बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण तरीके से नोट कर लीजिए आप। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जो लोग बोरिंग कर रहे हैं या ट्यूबवेल बोरिंग कर रहे हैं या फिर समरसेबल बोरिंग कर रहे हैं अपने घरों में और जितना मर्जी आ रहा है उतना पानी निकाल ले रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि जितनी उनकी भूमि की जो सीमा का जो पानी है केवल वो उसी को खींच रहे हों। ये बड़ी दूर दूर तक का, क्योंकि भौम जल की नीचे कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक का पानी वो खींच रहे हैं समरसेबल में इसका कोई अनुमान नहीं है। तो कुछ व्यक्ति बहुत सारे लोगों के अधिकार हक का पानी खींच रहे हैं और कुछ लोगों को पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सभी विद्वान, एक मिहिर शाह कमेटी गठित की गई थी इसके लिए। तो उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन की थी कि जो भारत में जो ये भौम जल है और जो संपत्ति का अधिकार है, जो ज़मीन वमीन है, जो भूमि है, उससे पृथक कर देना चाहिए। इसके लिए करना यही होगा कि ट्यूबवेल बोरिंग और इस पर अगर प्रतिबंध लगाया जाए तो, लेकिन उससे पहले हमको सुनिश्चित करना होगा सिंचाई के लिए जल और पेयजल। लेकिन भारत अभी इस कंडीशन में नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से ये होना चाहिए और उसके लिए कानून भी बनना चाहिए जिससे कि सभी को पेयजल मिल सके। और पेयजल घर घर पहुँचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। हर घर नल से जल, ये कंपोनेंट जो था इस योजना का, वो उसी योजना में एक छोटा सा कदम है। अभी सफ़र अभी बहुत लंबा है जो तय करना है और आगे चलकर भविष्य में होगा यही कि ट्यूबवेल बोरिंग या जितने भी समरसेबल बोरिंग घरों में किए जा रहे हैं या कहीं कृषि भूमि के लिए, उन पर निश्चित रूप से प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले सिंचाई के पर्याप्त प्रतिबंध या समुचित प्रबंध करने होंगे। ठीक है। दूसरा, डिमांड साइड का जो मैनेजमेंट है उसमें जल की मांग को कम करना एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो जल की मांग को कम करने के लिए देखिए कुछ फसलें, अगर आप देखेंगे कि भारत से निर्यात होने वाली मदें कौन कौन सी है, उनकी अगर आप एक लिस्ट देखें तो उसमें आप देखेंगे कि भारत जो निर्यात करता है धान का करता है, चीनी का करता है और या इसी तरह के अन्य फसलों का,
और ये फसलें हैं, इनकी जल मांग काफ़ी अधिक है। तो समस्या यही है। और फिर इसके साथ साथ अगर देखें हम, आयातित होने वाली जो कृषि मदें हैं उनमें प्रमुखतः दाल होती है, जिसकी जल मांग उन फसलों की काफ़ी कम रहती है। तो निवल रूप से, नेट रूप से भारत जो है वो जल का निर्यातक बन जाता है, नेट एक्सपोर्टर बन जा रहा है। तो इस साइड इसका जो जल की डिमांड है, इसके मैनेजमेंट का ही एक ही कंपोनेंट है। इसको भी मैनेज करने की आवश्यकता है कि हम ऐसी फसलों को निर्यात करें जैसे कि चीन करता है, जिनकी जल मांग कम है, और आयात ऐसी फसलों का करें जिनकी जल मांग अधिक है। निश्चित रूप से इससे एमएसपी भी जुड़ा हुआ है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश एक संकल्पना होती है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है इस बार के मेंस के दृष्टिकोण से। तो कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में जो फसलें जिस कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश के अनुकूल है, केवल उसी पर एमएसपी दिया जाना चाहिए। उसके अलावा अन्य फसलों पर एमएसपी देने का उस क्षेत्र में कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब जो आयाम में जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब जल संबंधी जो मांग है उसके प्रबंधन के लिए है, जल संबंधी मांग को कम करने के लिए है, जिस पर फोकस अभी सरकार का बहुत कम है। इस स्कीम में केवल जो बात की गई है वो ग्रे वाटर के मतलब, यानी कि जो घरों का जो गंदा जल है या उपयोग किया हुआ जल है उसको पुनः प्रयोग की एक बात की गई है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो पुनर्प्रयोग के लिए, पुनर्चक्रण के लिए वो बढ़ानी होगी। और जल मांग को कम करने के लिए अन्य और भी जितने उपाय हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, सभी पर विस्तार से सोचना होगा। कम्युनिटी बेस्ड जल भागीदारी समिति यानी पानी समिति बनाने की इस योजना में बात की गई थी, लेकिन जितने वृहद स्तर पर आवश्यकता है उसमें उसके लिए ये पर्याप्त नहीं है। उसमें देखेंगे आप कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में, जब गांव में जो मुख्य कार्य है पानी लाने का वो महिलाओं का ही है। तो महिलाओं की भागीदारी इसमें निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। इसी के साथ साथ जो सार्वजनिक स्थल हैं, तालाब हो गए या कुछ हो गए, उन पर किसी जो वर्चस्व जिन लोगों को, जिन समूह का है, जिन लोगों का है, उसको तोड़ने के लिए, जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त करना तो जरूरी है ही, लेकिन उनको जैसे अगर कुछ घटना होती है तो उनकी पुलिस में सुनवाई ना होना, जो प्रभावशाली व्यक्ति उन्हीं की सुनवाई होना, ये सब पहलू हैं जिनका बड़ा प्रभाव, दूरगामी प्रभाव जो जल प्रबंधन की मांग को कम करने के संदर्भ में है, या जो सामुदायिक भागीदारी की जो सुनिश्चित करने की बात की जाती है, जो सार्वजनिक स्वामित्व वाले हैं, पोंड हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, कोई भी हो गए, तो इसके लिए जरूरी है कि कानून व्यवस्था मजबूत हो। मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी। एक अन्य आयाम मैं एक और बता दे रहा हूँ, हरित क्रांति के समय हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जल की जरूरत थी जिससे फसलों की सिंचाई हो सके और हम फसलें ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकें, क्योंकि भारत को उस समय आवश्यकता थी कि अन्न में आत्मनिर्भर बन सके। तो उसके लिए भौमजल ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की बात भी उस समय की गई थी, और उसी उद्देश्य के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाया गया था। लेकिन अब हमको जो ये ग्राउंड वाटर है उसकी जो चिंताजनक स्थिति है, भौमजल स्तर गिरते जा रहे हैं, तो उसके लिए अब ये जरूरी हो गया है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो उसको या तो रिस्ट्रक्चर किया जाए और भौमजल के संरक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप या किसी नई संस्था का गठन किया जाए। बहरहाल ये संस्था जो है ये इस उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी कि भौमजल का संरक्षण किया जाए। काफ़ी विद्वानों की इस पर राय आई है, आप लोग भी इसको देख के जाइएगा जरूर, जो 2024 का मेंस देने जा रहे हैं, कि इसमें इसके जो संरचना है, इसके जो उद्देश्य हैं, उनमें सब में काफ़ी संशोधन और परिवर्तन की ज़रूरत है। वाटर यूज रेगुलेशन बनाने होंगे। ठीक है, एक जल प्रबंधन के लिए ही एक जो सुझाव सबसे महत्वपूर्ण दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि जो सरकार जो जल पहुंचा रही है उस जल की कीमत रखी जाए। फिर समस्या ये होती है कि जल का अगर पैसा वसूलेगी सरकार तो कुछ गरीब लोग हैं जो उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए फिर आप ये सुझाव दे सकते हैं अपने आंसर में कि डायरेक्ट सब्सिडी फिर उनके जो बैंक अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन पैसा सबसे वसूलना चाहिए जिससे कि उनको उस पानी की कीमत का पता चले। ऐसा ना लगे कि लोगों को कि ये निःशुल्क है और कितना भी बहाएं, कितना भी बर्बाद करें इसको, अपने स्विमिंग पूल में कितना भी चलाएं या घरों में एक बार समरसेबल चल गया तो कितना भी बर्बाद हो रहा है। इसका प्राइस जरूर रखा जाना चाहिए, इसकी कीमत रखी जानी चाहिए, और जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है वास्तव में, जो भुगतान करने में सक्षम नहीं है,
उनके बैंक अकाउंट में फिर ये सीधे सब्सिडी के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उनको फिर ये एहसास होगा कि हम भुगतान कर रहे हैं, भले ही सरकार वापस दे रही है उसको कैश ट्रांसफ़र के रूप में, लेकिन इसकी कीमत है, ये ऐसा संसाधन है जिसकी कीमत है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए और लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो कि मैंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में बताया, वो सब किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो यही था जल जीवन मिशन के, इसके जितने आयाम हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने खोलने की कोशिश की है। ये सब इसमें समाहित नहीं किए गए हैं, ये सब इसमें सुधार की ज़रूरत है एक भविष्य के ऐसे भारत के लिए जिसमें जल का संकट उत्पन्न ना हो और सभी की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। धन्यवाद।